Hello students, a warm welcome once again to all of you. And what exactly we are going to discuss today? So in front of you, the heading is here. It is a JEE advanced pattern question exercise and chapter is very important, that is लॉस ऑफ मोशन। एक बात मैं आपको बहुत सिंपल उसमें बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है लॉस ऑफ मोशन जो आपके चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो या कि आपका जेई एडवांस एग्जाम हो, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि लॉज ऑफ मोशन से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। भाई लॉज ऑफ मोशन नहीं, लॉज ऑफ मोशन अपने आप में एक खुद बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लॉज ऑफ मोशन, फिर रोटेशन, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चैप्टर्स नहीं हैं। और आपके मतलब एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉज ऑफ मोशन से ही कोई क्वेश्चन उठाया जाए। एप्लीकेशन इसका इवन आपकी इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी होता है। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन पे चार्ज रख दिया, उसके ऊपर एक चार्ज बॉडी रोल करा दी, आप कहोगे ये तो लॉज ऑफ मोशन से नहीं है। अरे सारे कॉन्सेप्ट तो वही लग रहे हैं, एफबीडी आपको बनानी है, बैलेंसिंग आपको करनी है। तो ये लॉज ऑफ मोशन और इसके बाद आपका जो चैप्टर एक आता है बेसिकली रोटेशन, रोटेशनल डायनामिक्स, फाइन, वो बहुत दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहां पे आप ये मान के चलिए कि आप फिजिक्स में क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है लॉन्ग हो, कुछ छोटे हों। यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा आइडिया सिर्फ इतना है कि आई शुड एक्सप्लेन यू हाउ यू शुड अप्रोच अ प्रॉब्लम। ठीक, तो विदाउट एनी डिस्कशन लेट मी टेल यू हाउ यू शुड प्रोसीड। और यहाँ पे मैं कोई सोल्यूशंस ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा इन डेप्थ सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं आपको एक इंडिकेशन दूंगा, मतलब एक बेसिक अप्रोच, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे ये जरूरी नहीं है जो सोल्यूशन मैं बताऊं केवल वही पॉसिबल सोल्यूशन हो, नहीं, कई तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जरा इंस्ट्रक्शन देखिए, तो वो रेड पॉइंट जो दिख रहा है, मैं दूर से दिखा रहा हूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट का है। ठीक है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी ये सब दिया है, इसमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। ये एडवांस पैटर्न का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, चलिए जरा देख लेते हैं है क्या। मैंने लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंपल रखा है। एक मेरे पास में ए ब्लॉक है, ठीक, और बी एक आप कह सकते हैं कि मेरे पास में एक प्लैंक है, वेज है कुछ, और फिर ये स्मूथ सरफेस पे रख दिया गया है। तो बेसिकली 2 कांटेक्ट पॉइंट हैं, एक तो ये ब्लॉक और ये बड़ा सा वेज जो है उनका कांटेक्ट पॉइंट है, और दूसरा कांटेक्ट पॉइंट है ये जो बड़ा सा वेज बी है और ये जो सरफेस है नीचे उनका कांटेक्ट पॉइंट है। अच्छा, इनके बीच भी देखिए तो लिखा हुआ है कि स्मूथ कांटेक्ट है। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 1/2, यानी ये और ये इनके बीच में फ्रिक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि विदाउट फ्रिक्शन है। ठीक, तो अगर हम ब्लॉक ए को एक वेलोसिटी देते हैं राइट साइड में, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या होगा। चलिए पहले जरा ये देखते हैं ये कहां से मैं उठा लाया हूं क्वेश्चन। देखिए, लॉज ऑफ मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम। फाइन, तो ये क्वेश्चन ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम से ही लिया गया है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक, आप चाहें तो यहां फोर्स लगा के चलाएं कि कितना मैक्सिमम मैं वो वेलोसिटी दूं कि ये पीछे ना गिरे, या और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज, पर ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम जो है इसके कॉन्सेप्ट को प्लीज बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको इसका आंसर समझा देता हूं। देखिए, एक्चुअली ये ब्लॉक जब आप v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, v0 वेलोसिटी से, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चला जाता। ठीक है, b जो है इसके साथ नहीं चलता। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है भाई, ये एक ब्लॉक है,
समझ लीजिए बी है। अब इसके ऊपर सपोज मैंने एक छोटा सा ये डस्टर रख दिया, ठीक, तो अगर ये एकदम स्मूथ है तो इसको मैं धीरे से खींचूंगा, चला आएगा, ठीक है। बट अगर फ्रिक्शन होगा इस तरफ से, ऐसे देखिए, तो ये अब मैं खींच रहा हूं, ये नहीं आ रहा, मैं वास्तव में फोर्स लगा रहा हूं, इट्स नॉट लाइक दैट आई एम जस्ट शोइंग। जानते हैं क्यों? ये देखिए यहां पे काफी रफ कहना चाहिए पैचेस हैं, तो उस और वो रफ पैचेस बनाए गए हैं, जब मैं डस्टर को इसमें लगा के ऐसे फिक्स कर देता हूं, ओनली देन आई कैन क्लीन द बोर्ड। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा और यहां रखूंगा तो ये डस्टर गिर जाएगा अपने आप, ठीक है। सो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, जिस टेबल पे बैठ के आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं उस पे आप 2-3 बुक्स तो होंगी, एक बुक रखिए बड़ी नीचे, उसके ऊपर एक छोटी बुक रखिए, नीचे वाली बुक को जल्दी से खींच लीजिए, छोटी वाली बुक वहीं गिर जाएगी, और फिर से वापस रख के छोटी वाली बुक को धीरे धीरे खींचिए, बड़ी वाली बुक भी उसके साथ साथ थोड़ी डिस्टेंस तक आएगी, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है। फ्रिक्शन ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन में। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। फोर्स, यहां जगह नहीं है, मैं इधर बताऊंगा, उसके बाद वहां आंसर हम लोग मार्क कर लेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्स जो होगा वो होगा म्यू एम जी, ठीक है। पहले सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूं वो देख लीजिए, फिर ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। तो अब देखिए होगा क्या, ये तो रिटार्ड करेगा, है ना, कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। जब ये एक साथ चलने की कोशिश करेंगे तो ये तो रिटार्ड करेगा, नीचे वाला जो बी है वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं व्हाइट कलर यूज करता हूं, कि रिटार्डेशन ऑफ ए, ठीक, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए सफिक्स ए। तो भाई ये बराबर हो जाएगा म्यू जी के, फाइन। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए सफिक्स बी, ठीक है। तो ए सफिक्स बी हमारा हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, म्यू एम जी, ये जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है मैक्स, ठीक, म्यू एम जी अपॉन 2m, ओके। सो नाउ ए बी इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन 2m, कैंसिल कर दीजिए इसको इसके साथ में, कोई इशू नहीं। अच्छा वहां मैंने किया क्या, हाँ, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने ये क्या लिख दिया, m वगैरह तो कुछ है नहीं, भाई वो बेसिकली म्यू एम जी था। अब यहां पे आप लिखोगे एम ए दिस रिटार्डेशन ऑफ ए, तो m से m खत्म हो गया, जो मैंने यहां दिखा दिया आपको। मैं चाहता तो इसको सीधा लिख देता म्यू जी बाई 2, ठीक है। तो अब रिलेटिव जो एक्सेलरेशन निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते तो इसको क्या कहते, ए बी माइनस ए ए, लेकिन एक रिटार्डेशन है, कौन सा रिटार्डेशन है, तो भाई ऊपर वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, तो भाई ये मुझे मिलेगा, ठीक। वैल्यूज रख देते हैं, तो बच्चों एक है म्यू जी बाई 2, आपको साफ साफ दिख रहा है, और दूसरा म्यू जी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें हम लोग, तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सम अप कर देते हैं, तो ये 3 2 1 2 3 बाई 2 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। सो दैट इज गोइंग टू बी म्यू जी बाई 2, सो 3 बाई 2 म्यू जी। ये तो हुआ रिलेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन अब मजे की बात देखिए कि म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, मैं हट जा रहा हूं, ये देखिए 1/2, तो भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिखूंगा अब, ठीक। तो अल्टीमेटली ये मुझे मिल गया 3/4 जी, ठीक। तो उस सब को जब यूज किया तो आपके सामने ये वाला आंसर आ गया। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने अप्रोच आपको दी है आप वही फॉलो करें, आप चाहें तो इसका अलग अलग एफबीडी बना के भी निकाल सकते हैं। यही सबसे खूबसूरत या ब्यूटीफुल बात है पार्टिकल डायनामिक्स
और लॉज ऑफ मोशन में। अच्छा, उनका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर वर्क एनर्जी पावर मेरा तैयार है चैप्टर अच्छे से, जिसमें तो सिर्फ 2 ही 3 फॉर्मूले हैं, तो लॉज ऑफ मोशन के बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैं उससे कर ले जाऊंगा, तो मेरा टाइम काफी सेव होगा। तो ये सारी चीजें ना बेसिकली मैकेनिक्स देखिए अगर आप, तो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैकेनिक्स का रोल बहुत अच्छा खासा होता है। तो प्लीज जिसको मैकेनिक्स समझ में आ गई वो फिजिक्स में काफी कंफर्टेबल रहेगा, और जिसको मैकेनिक्स समझ में नहीं आई तो अब थोड़ा सा फिर तो मुश्किल होगी। इसीलिए मैं अपना चेहरा नहीं कर रहा हूं कैमरे की तरफ, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि मैकेनिक्स समझ में नहीं आई तो फिजिक्स में मुश्किल होगी। ठीक है, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू हाउ यू शुड टैकल। देखिए फ्रिक्शन नहीं है तो ये डस्टर बार बार इसमें से निकल जा रहा है, और अभी मैं इसको इसके साथ फिक्स करने की कोशिश करता हूं विद रफ एज। ठीक है, तो अब देखिए ये काफी स्ट्रांग उसके साथ में जुड़ गया है। तो यही ब्यूटीफुल चीज है, इसलिए मैं बोल रहा था कि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक लिफ्ट है जिसका टोटल मास कैपिटल M है। अच्छा, और ये केबल के थ्रू ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो h हाइट तक वो चली गई अपनी एस्केलेटर। तो ग्रेटेस्ट टेंशन विच द केबल्स कैन सेफली बियर इज Nmg। एक वैल्यू दी है कि भाई ये मैक्सिमम टेंशन है, मतलब इससे ज्यादा लोग अंदर नहीं आ सकते। आपने देखा होगा लिफ्ट के ऊपर लिखा रहता है मैक्सिमम लोड दिस मच, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिखा रहता है 7, 13, 12 डिपेंडिंग अपॉन दिस साइज। ठीक है, तो वो चीज है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इफ द असेंट इज टू मेड इन शॉर्टेस्ट टाइम। अच्छा, इसका मतलब सोचिए, लिफ्ट अगर तेजी से ऊपर जाती है, आप लोगों ने फील किया होगा कि जब आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते हैं लिफ्ट का बटन दबा के, तो आपको थोड़ा हैवी फील होता है, और जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा लाइट फील होता है। तो ऊपर अगर बहुत तेजी से जाएगी तो एक्सेलरेशन बढ़ा, तो एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तो जो ओवरऑल वेट होगा ना वो क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। तो ओवरऑल टेंशन भी तो बढ़ जाएगा। तो हमें ये बैलेंस करना है कि भाई एक्सेलरेशन मेरा इतना ज्यादा ना हो जाए कि ये टूट जाए। ठीक है, तो हमें ये टाइम पता लगाना है कि वो मैक्सिमम स्पीड क्या है कि लिफ्ट सेफली ऊपर पहुंच सके। क्वेश्चन समझ में आ गया? उससे ज्यादा तेज चलाएंगे, केबल के ऊपर टेंशन लगेगा तो केबल ब्रेक हो जाएंगे। हालांकि आज की लिफ्ट में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि इतने फ्लोर से लिफ्ट नीचे गिरी। होता है, बिकॉज भाई मशीन है, मशीन में फेलियर्स तो पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए ए मैक्स, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली आपको वो बता रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूं। ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे लिफ्ट को ऊपर जाना होगा। तो ये आएगा बच्चों Nmg माइनस mg। मेरे ख्याल से किसी को इसको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल FBD वगैरह का कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। अब आप चाहो तो मैं यहां करूं, बट एडवांस लेवल पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा m। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो a मैक्स मुझे कितना मिल गया, ये mm कॉमन ले लिया तो भाई g बाहर कर दिया तो n-1 g। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अच्छा, मैक्सिमम रिटार्डेशन ये कितना होगा, तो ये बराबर होगा g के। एक्चुअली हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन और पार्टिकल रोटेशन में ज़्यादा मुश्किल इसलिए आती है ना, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट्स रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स, उन्हें हम मिस करते चलते हैं। अब यहाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, मैक्सिमम रिटार्डेशन जो है वो जी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके ना सोच रहे होंगे ये कहाँ से लिख दिया मैक्सिमम रिटार्डेशन जी है। फ्री फॉल के केस में क्या होता है सोचिए। जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को पढ़ने समझाने के बाद जब मैं रुक जाऊं आप लोग वीडियो रोक दीजिए, आराम से खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए और सोचिए कि आपकी अप्रोच क्या थी, कहां आपने गलती की है ना। ये होता है बेस्ट वे ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स। ठीक, चलिए मैक्सिमम रिटार्डेशन होगा जी। अब
कई सारी अप्रोच हैं, मैं एक बड़ी बेसिक अप्रोच ले रहा हूं कि मैं वीटी ग्राफ एक बनाता हूं। भाई देखो, कम से कम टाइम में लिफ्ट को पहुंचना है, तो लिफ्ट तो जल्दी जल्दी जानी चाहिए, सोच तो हमारी यही होगी ना। तो हम लोग एक वीटी ग्राफ बनाते हैं कि भाई लिफ्ट कैसे जल्दी जल्दी जानी चाहिए। तो अगर मैं एक वीटी ग्राफ बना दूं, ठीक है, ये v है, ये टाइम t है, ठीक। तो बच्चों ये है t1 यहां से यहां तक का टाइम, और ये है यहां से यहां तक का टाइम t2, ठीक है। अब t1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मैं लिख सकता हूं, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं चाहता हूं बहुत ज्यादा इससे दूर जाने को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें जो मैंने रब कर दी हैं आपके वीडियो का पार्ट हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक। तो T1 मुझे आएगा Vm, V का M का मतलब है मैक्सिमम और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो नॉट गिवन है ना, जो आप देख रहे हो, वो कहां के लिए कहा गया है? वो कहा गया है कि भाई वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो, ठीक। तो T1 बराबर आएगा Vm अपॉन n-1 इंटू जी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और जो T2 आएगा बच्चों, वो आएगा Vm बाई जी। रुकेगी भी तो, सोचने की बात तो ये भी है, ग्राफ में भी, और मैंने शो क्या किया था, ठीक है। तो अगर ये चीजें मुझे वैल्यूज मिल गई हैं T1 T2 की, तो अब मुझे अपना बेसिक फार्मूला लगाना होगा। और बेसिक फार्मूला क्या होगा, मुझे लिखना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग सब ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर रिवाइज ना किया हो, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देगा मुझे, आप लोग सोचिए, ठीक। तो एरिया अंडर वीटी कर्व मुझे देगा H इज इक्वल टू हाफ जी। नहीं, इतना क्यों लिखना, कुछ काम तो आप लोगों को भी करना चाहिए। T1 आप ठीक है, बहुत सारे लोग इस इक्वेशन को लेके बहुत कुछ सोचेंगे, और मैं यही चाहता हूं। मेरा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मेजो स्टडी में हम लोगों का ये आइडिया नहीं है कि हम एक क्वेश्चन दें और सॉल्यूशन दे दें, नहीं। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि आप अपने आप से वर्कआउट करना शुरू करें। देखिए, इफ आई एम टेलिंग यू 1000 प्रॉब्लम्स विद प्रॉपर सॉल्यूशन, एंड इफ यू आर नॉट लर्निंग, आई मीन यू आर अनएबल टू ग्रैस्प, तो कोई पॉइंट नहीं निकला। लेकिन अगर मैं आपको फोर्स कर देता हूं कि भाई मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, पर आपको वर्कआउट करना है, तो डेफिनेटली आप 50 के बाद के 2-4 क्वेश्चन जो और होंगे उनमें कोशिश करो, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लेके बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, सोचिए, करिए, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया है इक्वेशन नंबर 3। मेन प्रॉब्लम तो अब मैं करने जा रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 to 3, ठीक। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 to 3, Vm इज इक्वल टू 2gh n-1 बाई n। कहां से आ गया ये? अरे वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक। तो चलिए जरा मैच करने की कोशिश करते हैं। मैं हट जाता हूं किनारे। तो भाई अब इसमें A नहीं है, C नहीं है, B नहीं है, बचा क्या? D इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है ना, नॉर्मली आप लोग वर्कआउट नहीं करते हो, जानते हैं क्यों? अरे बड़ा मुश्किल चैप्टर है भाई। जैसे ही रोटेशनल मोशन की बात की जाती, बड़ा मुश्किल चैप्टर है, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल। सोचिए, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। इसको मैं इसलिए हमेशा डालता हूं कि आप लोग गलती से भी रॉन्ग ऑप्शंस को मार्क ना करें, प्लीज, ठीक है। जितना आता है उतना ही करें। IITs आपको इसलिए नहीं वो करती हैं कि आप निगेटिव मार्किंग लें। निगेटिव मार्किंग अगर आप ले रहे हैं तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, दो ब्लॉक हैं यहां पे, ब्लॉक A और ब्लॉक A, ठीक है। दोनों का नाम एक जैसा है, B होना चाहिए वैसे लिखा है, तो
कोई इशू नहीं है। ब्लॉक ए बी ऑफ मास 4 and 2, तो ये वाला 4 का है और ये बेसिकली बी है, ठीक है, जो कुछ प्रिंटिंग एरर है उसके कारण ऐसा है, और ये 2 का है। मैं लिख देता हूं यहां पे भाई, ये 4 है, ये 2 है, ठीक। ये ऐसे रख दिए गए हैं, स्प्रिंग एक जोड़ दी गई है। अब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया। सोचिए, ये 4 वाला तो तेजी से नीचे भागेगा, ये अपने साथ बेचारा 2 वाले को भी चल पड़ेगा, चल भाई हल्का आदमी है तू भी चल, और ये स्प्रिंग इस हालत में थोड़ा सा जाएगा खींच, कुछ एनर्जी भी आ जाएगी इसमें। और इस क्वेश्चन को अगर वर्क पर एनर्जी वाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उससे मतलब कैलकुलेट करें तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। करिएगा, कोशिश करिएगा इसको लॉज ऑफ मोशन से ना करने की, वर्क पर एनर्जी वाले बेसिक कॉन्सेप्ट से। खैर अभी देखिए, इफ द सिस्टम इज रिलीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, ठीक। ये जो स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट यहां पे दे दिया गया है। There will be no compression or elongation in the spring if all surfaces are smooth। अब एक बात तो तय है कि पहला वाला ऑप्शन तो मैं सॉल्व वॉल्व नहीं करूंगा, तुरंत कह दूंगा कि हाँ भाई ये तो करेक्ट है। सोचिए, फ्रिक्शन है ही नहीं, ये चल पड़ा तो साथ में वो भी सब चल पड़े। अगर फ्रिक्शन होता तो ये इसको रोकने की टेंडेंसी रखता, ये इसको रोकता तो एक तो स्प्रिंग का एंड इधर खिंचता, ये चलाने की टेंडेंसी रखता, नीचे खिंचता, एलोंगेशन होता। अब स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखा चल पड़ा, ठीक। तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, सिंपली करेक्ट। नाउ अब हम लोग जरा वर्कआउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा। देयर विल बी एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इफ ए इज स्मूथ एंड बी इज रफ। इस टाइप की कुछ चीजें करते हैं, ठीक। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल देखने से ही मुझे लगा, इसलिए मैंने उसको कर दिया। मैं बहुत ही सिंपल एक लॉजिक लूंगा। देखिए यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोगों को कुछ बत्ती जलेगी। इफ ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, तो भाई ए बराबर ए बी बराबर जी साइन 30 डिग्री। सिंपल सी बात, ठीक। आगे देखते हैं, लेकिन अगर ए स्मूथ है, ठीक, ये बार बार कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अगर ए स्मूथ है और बी रफ है तो ए स्मूथ रहेगा तो ये कंडीशन तो तब भी वैलिड रहेगी। लेकिन जरा दूसरी चीज सोचिए, अगर बी स्मूथ नहीं है, मतलब बी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तो ए बी इज लेस देन जी साइन थीटा। बहुत ही सिंपल अप्रोच ले रहा हूं। तो ए बी इज लेस देन जी साइन थीटा अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग एलोंगेट करेगा, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ना तो मेरा बी सही है, ठीक, नंबर की तो बात ही नहीं है। नहीं भाई, देयर विल बी एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इफ ए इज स्मूथ एंड बी इज रफ। ये ऑप्शन है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी सिंपल वन। मैं हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले आपके लिए उस अप्रोच को लेता हूं जो सिंपलेस्ट होती है, ठीक है, और बाकी कॉम्प्लिकेटेड आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है कि कहीं कुछ मुश्किल ना हो जाए, ठीक है भाई। ओ हो, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, पुली मास सिस्टम लगा दिए मैंने, और यहां पे मैंने एक चीज लिख दी है, ये देखिए, मैं छुपा देता हूं, सिर्फ इसको अंडरलाइन करता हूं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मुझे एफबीडी नहीं दिखानी होगी, ठीक है। और अगर ये चीज समझ में नहीं आती है तब मुझे फिर एफबीडी दिखानी चाहिए। इसका मतलब जानते हैं क्या है, किसी भी पुली का कोई मास नहीं है, किसी भी स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल नहीं है। मैं इतना सब लिखता, उससे सिंपल मैंने लिख दिया आइडियल कंडीशन।
मासलेस पुलिस, मासलेस स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, फिनिश। अच्छा, अगर मासलेस और ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं जरा इसको कंप्लीट कर देता हूं। अगर ये सब कुछ आइडियल है तो ये 80 न्यूटन ऊपर लग रहा है ना, तो भाई यहां पे लगना चाहिए 40। अब देखिए आपको कैच आना शुरू हो गया होगा। हट जाता हूं मैं, एक बार देख लीजिए आप लोग फिर। ठीक, उसके बाद ये भाई 40-40 वाला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 20-20 न्यूटन में। आप भी सोचेंगे अरे इतने सिंपल क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया? और नॉर्मली यही होता है, पुली से पुली जोड़ते चले गए। एक बहुत फेमस बुक है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। उस बुक में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो एक पर्सन खड़ा हुआ, डायग्राम बना है और उसमें बहुत सारे पुलिस ब्लॉक्स अटैच्ड हैं। आपको लगेगा ओह क्या है ये, लेकिन अगर उसको ध्यान से एनालाइज करना शुरू करो, सब अपने आप ओपन होता चला जाता है। 80, 40-40, 40 का आधा आधा, 20-20। अगर इसमें मास होता तो फिर रोटेशन मोशन लगना शुरू होता। इसी प्रॉब्लम में मैं सिर्फ ये वर्ड हटा दूं ना, ठीक। सुना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग इसकी एफबीडी बना सकते हैं। मैं 1-2 एफबीडीज बना के दिखा देता हूं, बाकी मुझे पक्का वो है कि आप सारे लोग कर लेंगे। चलिए मान लीजिए मैं इतने पोर्शन की एफबीडी उठा रहा हूं। इधर देखिएगा, ये ऐसे, सिर्फ इतने पोर्शन की, ठीक है। अप्रोच सबकी वही रहेगी। मैंने इतने पोर्शन की एफबीडी उठाई तो यहां पे मैं इस एफबीडी को बना दे रहा हूं। ये आया, ठीक। यहां पे कितना है? तो यहां पे 1 kg है। फिर कितना है? तो 2 kg है, 2 kg है, ठीक। और ये कितना कितना है? तो अभी मैंने लिखा था 20-20, क्योंकि 80 का आधा आधा 40-40, 40 का आधा 20-20। तो ये सिचुएशन हो गई, बाकी ये अपना हैंग आउट कर रही है। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखो तो हाफ पोर्शन अगर मैं कंसीडर करूं थोड़ी देर के लिए, है ना, तो हाफ पोर्शन का बच्चों मतलब हो गया कि ये 1 kg का ब्लॉक है 1, ठीक। ये 1 kg वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा। अब ये मत कहिएगा ये क्यों लग रहा है, वेट mg, w जो इसका काम कर रहा है। और भाई ये ऊपर कितना था? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था ये कितना था। तो इसके हिसाब से A1 हो गया बच्चों, A1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से इसका सेकंड वाला पोर्शन जो 2 किलोग्राम वाला है, उस 2 किलोग्राम वाले में A2 बराबर आ जाएगा 0। जानते हैं क्यों? अरे ये 2 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, और उस पे कितना लग रहा है? 20 ऊपर 20 नीचे, कुछ नहीं चलना है, खत्म। तो बस यही अप्रोच आपको लगा के चलनी है। ये 40 हो जाएगा, यहां 20 है, ये 30 हो जाएगा, यहां 20 है, नेट उसका आप निकाल लीजिए। तो A3 जो है, A3 का मतलब जानते हैं क्या है? A3 मतलब ये 3 वाला। तो A3 इसी तरीके से आप करेंगे तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और A4 हम लोग इसी तरीके से करेंगे तो 40 नीचे 20 ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा 20/4। 20/4 मतलब बड़ा मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मैं यहां लिख देता हूं कि A में जो है R और T करेक्ट होगा, ठीक है। A वाले में RT करेक्ट है। देख लीजिए आप खुद, क्या ये ऊपर मूव करेगा? मैंने निशान लगाया हुआ है। क्या इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी? आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक। फिर BP, हां देखिए स्टेशनरी रहेगा, 20-20 का फोर्स लग रहा है, BP रहेगा, ठीक। उसके बाद सी वाले के लिए अगर मैं कहूं तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला था? तो सी वाले के लिए निकाला था विल मूव अप। हाँ जी बिल्कुल, सी वाला विल मूव अप, CQ आ जाएगा आपका, ठीक है। ये नीचे की तरफ चलता हुआ, और फिर ये डी वाला जो है, डी वाला जो कह रहा है 4 किलोग्राम का ब्लॉक, इसमें आ जाएगा Q और S, ठीक। देखिए अभी अभी कैलकुलेट किया था
20/4 5 किया था, और ये विल मूव डाउन, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चलेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन और एकदम फंडामेंटल अप्रोच। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां इंस्ट्रक्शन देखिए, इंटीजर टाइप। इस 2018 में जो पेपर आया उसमें उन्होंने इंटीजर टाइप क्वेश्चन के लिए नंबर्स दे दिए थे 20,000 30,000, और बहुत सारे बच्चे इस इनर्शिया में गलत करके आए कि अगर 20 आया तो उन्होंने 2 लिख दिया। तो प्लीज ये गलती मत करिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बहुत केयरफुल रहिएगा। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is kept on a horizontal floor having coefficient of friction इतना। ठीक, 5 kg। ओके, फ्रिक्शन है यहां पे, वैल्यू गिवन है 0.09। आगे बढ़ते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो भाई थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई2। ठीक, तो F आ जाएगा नेट अंडर रूट F1 स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस F2 स्क्वायर 4 4 जा 16 कॉस थीटा F1 F2 तो बेकार हो गया, तो 16 और 9 25, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी। ठीक, 5 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। आइए, F मैक्स कुछ नहीं है बल्कि पहले क्वेश्चन की तरह म्यू एम जी। वैल्यूज रख लें तो F मैक्स मुझे मिलेगा 4.5 न्यूटन। कैसे, 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो ये मुझे 4.9 मिला, तो A बराबर मुझे मिलेगा, सॉरी F माइनस दिस F मैक्स अपॉन M। सॉल्व करिएगा, आपको आंसर आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1। अब जरा इसको देखते हैं, इन्होंने यहां लिखा है ना .x, और x की वैल्यू 0.1 नहीं है, गलती मत करिएगा, 1 है। क्यों, क्योंकि यहां ध्यान से अगर आप देखो तो पॉइंट यहां लगा हुआ है, 0.1 कर दोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। मैथ में पॉइंट कुछ नहीं होता है, ऐसी गलतियां मत करिएगा प्लीज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। सो इट वाज अ डिस्कशन ऑफ 5 क्वेश्चंस। फाइन, आप लोग ये स्ट्रेटजी अच्छे से जानते हैं कि आधे घंटे से ज्यादा या 35 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं, फिर एक नेक्स्ट सेट में कभी जल्दी से बनाएंगे, उसमें फिर क्वेश्चंस लेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। चलिए, इस होप के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं कि आप इस मैसेज को थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट।